हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स जो मेन काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। तो इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में या अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जो है वो आज की वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें जो पहला है हमारा, दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स, देशी पत्र जिसको बोलते हैं, सेक्शन 11 में इसको डिफाइन किया गया है। तो कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक अगर उसको ड्रॉ किया गया इन इंडिया और मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर उसको जो है वो इंडिया में लिखा गया है या इंडिया में पेबल है या फिर जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज देशी पत्र, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में उसको माना जाएगा। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या है कि दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो पहली क्या है कि मेड और ड्रॉन इन इंडिया, मेड और ड्रॉन इन इंडिया एंड ऑल्सो मेड पेबल इन इंडिया। यानी कि या तो उसको बनाया गया है, ड्रॉ किया गया इंडिया में, और साथ ही जो है उसको इंडिया में पेबल है, तब उसको हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में ड्रॉ किया गया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कि जो इंडिया का इंडियन रेजिडेंट है उस पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया गया है, ऑल्दो इट इज स्टेटेड टू बी पेबल इन फॉरेन कंट्री, कि उसमें बेशक ये लिखा है कि वो फॉरेन कंट्री में पेबल है, बट इंडिया में ड्रॉ किया गया और एक ऐसे पर्सन पे ड्रॉ किया गया है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, तब भी हम उसको जो है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर चेक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई प्रोमिसरी नोट है, उसको दिल्ली में बनाया गया है और पेबल इन बॉम्बे है, तो यानी कि उसको ड्रॉ भी इंडिया में किया गया है, पेबल भी इंडिया में है, तो वो जो है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन गया। या फिर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन इन दिल्ली, दिल्ली में उसको ड्रॉ किया गया है, पेबल इन बॉम्बे, बट ड्रॉ किसके ऊपर किया गया है? जो पर्सन कोई आउटसाइड इंडिया कोई रेजिडेंट है, लंदन का है, यूके का है, तो वहाँ का कोई रेजिडेंट है उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, तब भी जो है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, क्योंकि वो लिखा भी इंडिया में गया है और पेबल भी इंडिया में है। तो लिखा दिल्ली में गया, पेबल बॉम्बे में है, तब भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन गया। या फिर जो है वो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन दिल्ली, दिल्ली में ड्रॉ किया गया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन बॉम्बे, जो बॉम्बे का रेजिडेंट है यानी कि इंडियन रेजिडेंट है, उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, बट उसमें क्या लिखा है कि पेबल इन लंदन, की पेबल वो लंदन में है, तब भी जो है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, कि इंडिया में ही लिखा गया है और जो इंडियन रेजिडेंट है उसी के ऊपर लिखा गया है, बेशक उसकी पेमेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया होनी है। तो जो दो कंडीशंस आपको बताई थी उनमें से दो में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, विदेशी पत्र, तो विदेशी पत्र का मतलब है कि जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की जो दो कंडीशंस थी, अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन दोनों कंडीशंस को, दोनों में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करता है, तो उसको हम मानेंगे कि वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, विदेशी पत्र है। फॉर एग्जांपल कि कोई प्रॉमिसरी नोट है, इंडिया में लिखा गया है बट पेबल इन इंग्लैंड, कि इंडिया में लिखा गया, पेबल इन डिमांड इंग्लैंड, तो उसमें क्या था कि जैसे पहली कंडीशन क्या थी कि मेड और ड्रॉन इन इंडिया और पेबल इन इंडिया, तो पेबल भी होना चाहिए था, ड्रॉन भी इंडिया में होता, तब वो इंग्लैंड होता। बट यहाँ पर क्या है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो लिखा इंडिया में गया है, पेबल इंग्लैंड में हो रहा है, तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो यानी कि अगर वो इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट की जो दो कंडीशन है उनमें से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, कि चाहे उसको अगर लिखा किसी फॉरेन कंट्री में किया गया है और पेबल इंडिया में है, तब भी वो जो है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अगर लिखा इंडिया में गया है, पेबल फॉरेन कंट्री में है, तब भी जो है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। या फिर जो है वो लिखा इंडिया में गया है बट किसी दूसरे कंट्री के रेजिडेंट के ऊपर लिखा गया है और फॉरेन कंट्री में ही पेबल है, तब भी वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। देन थर्ड है हमारे पास ऑर्डर एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो किसी का नाम लिखा गया है कि किसको पे करना है, पे टू मिस्टर ABCD XYZ, जिसको भी पे करना है, तो पे टू ऑर्डर का मतलब है कि जिसका नाम लिखा गया है उसी को पेमेंट उसकी
की जाएगी। बेशक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो आगे से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को ट्रांसफर कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, बट जिसका नाम उसमें लिखा गया है उसी को उसकी पेमेंट होनी है। और बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, की जिसके पास वो यानी कि वाहक यानी कि धारक, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी पेमेंट रिसीव करने का हकदार होता है। तो ऑर्डर एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आपकी पिछली वीडियोस थी उसमें आपको बताया कि पेबल ऑन डिमांड एंड अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड में क्या होता है कि जिसकी पेमेंट कब हो जानी है, जब आपने उसको प्रेजेंट कर देना है कि एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट, तो तब उसकी पेमेंट जो है वो उन इंस्ट्रूमेंट्स की तभी पेमेंट कर दी जाती है जब उसको आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उनकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, जब उसमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, तो जब डेट मेंशन नहीं की गई है तो फिर जब दैट मींस दैट इज पेबल ऑन डिमांड, पेबल एट साइट। उनको तभी हम पेबल ऑन डिमांड कह सकते हैं कि जब उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक पीरियड उसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पेबल ऑन डिमांड माने जाते हैं, चाहे वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट्स हैं। देन इंस्ट्रूमेंट्स पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अदरवाइज देन ऑन डिमांड इसमें क्या है कि उनमें कहीं ना कहीं उसका जो है वो मैच्योरिटी पीरियड, टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है कि दैट मींस कि फॉर एग्जांपल पेबल ऑन 1 अप्रैल, पेबल ऑन 1 अप्रैल, दैट मींस कि उसकी पेमेंट जो है वो 1 अप्रैल को की जाएगी। पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, तो यानी कि जो भी जिस डेट को वो इसको इशू किया गया उसके 2 महीने के बाद उसकी पेमेंट की जाएगी। या फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ साइट, यानी कि जब उसकी प्रेजेंटमेंट की जाएगी, उसको दिखाया जाएगा, उसके 2 महीने के बाद उसकी पेमेंट की जाएगी। तो वहां पर जो है वो टाइम पीरियड उसमें मेंशन किया गया होता है, तो वो होते हैं दैट मींस इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी कि उनका एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड है, तो उस मैच्योरिटी डेट के बाद ही उसकी पेमेंट की जाएगी, तब आप उसको प्रेजेंट करेंगे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तब उसकी पेमेंट की जाएगी। और चेक्स तो जो है वो हमेशा ही पेबल ऑन डिमांड रहते हैं, तो चेक्स जो है वो दैट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जो चेक्स हैं वो पेबल ऑन डिमांड ही है कि जब आप उसको बैंक के सामने प्रेजेंट करेंगे तभी उसकी पेमेंट होगी, उसके अलावा जो है उसका पेमेंट का कोई भी मेथड नहीं है। देन टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। टाइम इंस्ट्रूमेंट्स लगभग बेसिकली क्या है कि जिसमें टाइम पीरियड मेंशन किया गया है कि पेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड, किसी फिक्स पीरियड के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उनकी पेमेंट होनी है। पेबल आफ्टर साइट, कि जब उसकी प्रेजेंटमेंट होगी तो उसके बाद उसकी पेमेंट होनी है। या पेबल ऑन स्पेसिफाइड डे, पेबल ऑन 1 अप्रैल, पेबल ऑन 15 अप्रैल, पेबल ऑन 15 मई, तो वो टाइम पीरियड उसमें मेंशन किया गया है, स्पेसिफाइड डेट उसमें मेंशन की गई है। या ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, जैसे हमने बताया था कि आपको इसमें जो है वो अनकंडीशनल ऑर्डर्स हैं, तो ऐसी कोई कंडीशन आप इसमें नहीं लगा सकते कि जो अनसर्टेन है, बट किसी सर्टेन इवेंट के ऊपर अगर वो डिपेंड करते हैं तो सर्टेन इवेंट के हैपनिंग के बाद उसको पेबल हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। देन एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल को हुंडी भी बोल देते हैं। तो एकोमोडेशन बिल वैसे तो जो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, इसमें क्या है कि अगर हम इसको कहें कि जेन्युइन बिल है, तो जेन्युइन बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट के लिए क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं उसमें आपस में लोगों, जो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई ना कोई कंसिडरेशन की मूवमेंट रहती है कि कोई कंसिडरेशन है, उसके बदले में उन्होंने वो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया होता है। बट जो एकोमोडेशन बिल है उसमें क्या होता है कि जो पार्टीज हैं उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन जो है वो बिना किसी कंसिडरेशन के अगर बिल को ड्रॉ एक्सेप्ट किया है तो या एंडोर्स किया है, तो उसको हम एकोमोडेशन बिल बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को जो है वो क्या था, 1,000 रुपए की जरूरत है, ए को 1,000 रुपए की जरूरत है, उसने जो है वो अपने मित्र बी के पास गया कि जी मुझे 1,000 रुपए उधार दे दो। अब बी के पास भी 1,000 रुपए नहीं थे उधार देने के लिए, तो बी ने कहा कि ए को कि आप जो है वो मेरे ऊपर जो है वो एक बिल ड्रॉ कर दो, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, और आप जो है क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो आप किसी बैंक से उसको डिस्काउंट करा लेना। तो बी का जो है वो कोई भी कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं था, बी ने जस्ट उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो है उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, और ए ने जो है वो क्या किया, उसको बिल को ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, और ए ने जो है उसको अपने बैंकर से उसको डिस्काउंट करा लिया। अब ड्यू डेट यानी कि जो 2 महीने 3 महीने का जो भी उसको उधार चाहिए था, तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद ऑन ड्यू डेट क्या करेंगे, ए जो है उसकी पेमेंट किसको करेगा, बी को कर देगा, और बी जो है वो फाइनली उस पेमेंट को बैंकर को वापस कर देगा। तो दे आर नोन एज एकोमोडेशन बिल। तो यहां पर जो बी है जिसने जो है वो ए की हेल्प करने के लिए उस बिल को एक्सेप्ट किया था, उसको बोल देते हैं हम एकोमोडेटिंग
पार्टी, क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग पार्टी, कि वो उसने एकोमोडेट किया है, और जो ए है उसको बोलते हैं एकोमोडेटेड पार्टी, कि उसको एकोमोडेशन दी गई है, उसको सहायता की गई है, तो वो हमारे पास जो है इस तरह से उसको कहा जाता है। देन फिक्टिशियस बिल, फिक्टिशियस का मतलब है जाली बिल, जिसको हम कह सकते हैं कि जाली बिल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पर्सन्स हैं दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, जो पर्सन्स हैं वो एग्जिस्टिंग ही नहीं है, जो पार्टीज हैं उसकी ड्रॉअर एंड ड्रॉई दे आर नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, कि किसी फिक्टिशियस नेम से जो है वो बिल्स ड्रॉ किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, दे आर नोन एज फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस बिल में क्या है कि एज सच तो वो फिक्टिशियस ही है क्योंकि वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इन केस कि किसी पर्सन ने उसको गुड फेथ में, यानी कि गुड फेथ में ले लिया है, कि उसको लगता है कि सब कुछ सही है और उसने जो है वो गुड फेथ में उसको ले लिया है, और उसके पास ऐसा कोई रीज़न भी नहीं था कि वो उसको शक करता कि जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो है वो सही नहीं है, और वो फिर क्या बन जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसके पास राइट है कि वो जो है उसकी फिक्टिशियस बिल की भी पेमेंट जो है वो ले सकता है, क्लेम कर सकता है। तो जिसकी भी हैंड राइटिंग में वो लिखा गया है वो फिक्टिशियस बिल, जिसने भी उसको सिग्नेचर किए हैं, तो उससे जो है वो पेमेंट रिसीव की जा सकती है। देन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, अस्पष्ट लेख पत्र, एम्बिग्यूटी है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तो उसमें क्या है कि एम्बिग्यूटी इन द फॉर्म ऑफ कि उसमें पता ही नहीं लग रहा है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, कि उसका पता ही नहीं लग रहा है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोमिसरी नोट है, तो उनको बोलते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें जिस तरह से भी आप उसको लेना चाहें, अगर आप उसको प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में ले रहे हैं तो प्रोमिसरी नोट बन जाएगा, अगर आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से ट्रीट करना चाहते हैं तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का एक तो एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए बी सी तीन पर्सन है, तो ए एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और ए ने जो है वो फिक्टिशियस पर्सन बी, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसने बी के ऊपर लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज कि जो है वो बी पे करेगा किसको, सी को पे करेगा। तो एक्चुअल में ए ने सी को पेमेंट करनी थी, तो ए ने लिख दिया बिल बी के ऊपर कि बी जो है वो सी को पे करेगा, और बी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि बी ए ने जो है वो ड्रॉअर हो गया और एक्सेप्टर कौन हो गया, बी हो गया, और बी ने पेमेंट सी को करनी है, बट बी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो रियल मीनिंग क्या है कि ए ने ही सी को पेमेंट करनी है। तो अगर ए ने सी को पेमेंट करनी है तो प्रोमिसरी नोट हो गया कि ए ने प्रॉमिस किया है कि वो सी को पे करेगा, और अगर उसको जो है हम देखते हैं कि बी जो फिक्टिशियस पर्सन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ए ने जो है वो बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो दैट मीन्स कि ए ने बी ने पेमेंट जो है वो सी को करनी है, तो वो जो है उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि ऑन द ऑर्डर ऑफ ए बी विल पे टू सी, कि ए के आदेश पर जो है वो बी ने सी को पेमेंट करनी है, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह से जो है वो एम्बिग्यूटी रहती है, उनको बोलते हैं अस्पष्ट लेख पत्र, कि उसमें जो है ऑप्शन रहता है कि आप उसको एज अ प्रोमिसरी नोट लेना चाहें तो प्रोमिसरी नोट भी मान सकते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज मानना चाहें तो उनको बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं। देन एस्क्रो निलंब लेख पत्र, एस्क्रो निलंब लेख पत्र बेसिकली क्या है कि एक इस तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो इशू किए जाते हैं, कि कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, कि आपने हो सकता है कि कोई आपका लेन देन है तो उस लेन देन को पूरा करने के लिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसको जो है वो एक सिक्योरिटी की फॉर्म में जमानत के तौर पे जो है आपने जो है उसको इशू किया है, या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट जो भी है, तो उसको अगर आपने इस तरह से उसके साथ दिया है तो वो जो है वो एस्क्रो निलंब लेख पत्र के नाम से जाने जाते हैं। कि उनमें जो उसका बेसिक पर्पस है कि उसमें जो पैसे की ट्रांसफ़र करने का नहीं है, बट जो सिक्योरिटी के फॉर्म में उसको दिया गया है कि इन केस की डिफ़ॉल्ट होगा तब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। देन डॉक्यूमेंट्री और क्लीन बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब है कि जिसके साथ कुछ और अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उन अलग डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ में ऐड कर दिए जाते हैं, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्री बिल हो गया। तो डॉक्यूमेंट्री बिल में उसके साथ जैसे इनवॉइस, कोई मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरह का कोई बिल जो है उसके साथ ऐड कर दिया जाता है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी उसके इनवॉइस है या इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो उसको तब डिलीवर की जाएगी जब वो उस
बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, कि पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं इतनी पेमेंट करूंगा, तब जाके जो है वो उसको वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर किए जाते हैं। तो दे आर नोन एज डॉक्यूमेंट्री नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लीन बिल का मतलब है कि जिसके साथ इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच नहीं है, वो सिंपल सिंगल जो है वो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है, दे आर नोन एज क्लीन बिल। और डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब है कि जिसमें जो है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं और वो दूसरी पार्टी को डॉक्यूमेंट्स तभी दिए जाएंगे जब वो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, प्रोमिसरी नोट को जो है वो सिग्नेचर कर देते हैं। देन अनडेटेड बिल। अनडेटेड बिल का मतलब है कि जिसमें जो है वो डेट उसमें मेंशन नहीं की गई है। डेट मेंशन नहीं की गई है तो उस में क्या है कि जिसने भी उसको ड्रॉ किया है, एक्सेप्ट किया है, तो वो जो भी उसमें डेट डाल देंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा। फ्रॉम लिखा था कि फ्रॉम द 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और आपने डेट मेंशन नहीं की है तो जिसके पास भी वो प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो उसमें जो भी डेट मेंशन कर देगा तो उसके 2 महीने के बाद जो उसकी पेमेंट की जाएगी। तो इसी से अनडेटेड बिल से रिलेटेड ही एक हमारे पास जो होते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनकोहेट, INCHOATE, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, जो है वो अपूर्ण लेख पत्र, कि उसमें क्या है कि कुछ चीज छोड़ दी गई है, चाहे वो आपने जो भी उसकी अमाउंट है वो छोड़ दी, वो नहीं आपने लिखी, डेट थी वो नहीं आपने लिखी, या किसको पे करना था वो पर्सन का नाम आपने नहीं लिखा, तो उनको हम बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें उसमें मेंशन नहीं की जाती, और जब तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है आप उसकी लीगली पेमेंट नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या है कि कई बार जिस जिस पार्टी के पास वो जाएगा ट्रांसफ़र होके, तो वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि आपने जो है वो साइन कर दिया, अमाउंट उसमें लिखी नहीं, प्रॉपर स्टैंपिंग उसमें कर दिया, आपने साइन कर दिया, बट अमाउंट नहीं लिखी कि कितनी अमाउंट पे करनी है। तो जो इसको जिसको भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट है उसने अपनी मर्जी से उसमें अमाउंट भर ली, तो वो जितनी अमाउंट उसमें भरेगा उतनी अमाउंट के लिए आप लायबल हो जाएंगे, बशर्ते क्या है कि जो उसमें जैसे आपको बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो देयर शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। तो जितनी अमाउंट की उसमें स्टैंप लगी है उस स्टैंप के बेसिस पर उसकी अमाउंट डिसाइड होती है कि कितनी अमाउंट तक के लिए वो वैलिड है। तो बेशक आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपने देने थे किसी को 5,000 रुपये, आपने अमाउंट उसमें मैंशन नहीं की, बिल आपका इनकम्प्लीट है, अमाउंट आपने मैंशन नहीं की, आपने सिग्नेचर कर दिए, 5,000 रुपये देने थे, आपने उस पर जो स्टैंप लगाई वो स्टैंप जो है उससे बनती थी उसकी वैलिडिटी 10,000 रुपीज तक की, जो है वो वैलिड, जो है वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो गया। अब आपने बिना अमाउंट मेंशन किए जो है वो जो है दे दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो जिसने वो अमाउंट रिसीव करनी थी उसने 5,000 लेने की जगह उसमें 10,000 रुपये अगर भर दिए हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो पेयर है उसको 10,000 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 रुपीज़ तक वो डॉक्यूमेंट, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, तो आपको जो है वो 10,000 की लाइबिलिटी राइज हो जाती है। हाँ, इन केस की वो वैलिडिटी उसकी 10,000 तक की बनती है, बट उसमें वो 20,000 भर देता है, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 10,000 तक की रहेगी, आप 10,000 पे करने के लिए लायबल रहेंगे। तो ये इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा रिस्क जो है वो जो पेइंग पार्टी है उसका बढ़ जाता है। अगर आपने सिग्नेचर किए हैं दैट मीन्स कि आप जो है उसके लिए लायबल हैं, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी अमाउंट है उसके लिए आप लायबल हैं, दैट मीन्स कि आपने सोच समझ के जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन डाली है। तो इसलिए कोशिश क्या होती है कि हम जो है उसको प्रॉपरली जो है वो हर एक तरीके से उसको कंप्लीट करके ही बिल को इशू करें। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अदर देन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।